हेलो एवरीवन। हमारी जो फिटर थ्योरी की क्लासेस चल रही हैं उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कोण का माप, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। चलिए शुरू करते हैं। किसी कोण की इकाई, यूनिट ऑफ एन एंगल। तो कोणीय मान के लिए पूरे वृत्त को 360 समान भाग में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक भाग को एक अंश कहते हैं। अर्धवृत्त में 180 डिग्री होती हैं। अर्धवृत्त होता है, ये आपका एक पूरा वृत्त होता है। जब इसको हम आधे से काट देते हैं तो ये वाला भाग आपका अर्धवृत्त कहलाता है। तो कोणीय मान के लिए पूरे वृत्त को 360 समान भाग में विभाजित कर दिया जाता है। तो जो एक पूरा वृत्त होता है, जो पूरा हमारा एक गोला होता है, इसको 360 समान भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग को एक अंश डिग्री कहते हैं। अर्धवृत्त में 160 180 डिग्री होते हैं। जो अर्धवृत्त होता है आपका, उसमें 180 डिग्री होते हैं। उदाहरण के लिए 30 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री। यहाँ है आपका किसी कोण के उपभाग, सब डिविजन्स। सूक्ष्म कोणीय मापन के लिए एक अंश को पुनः 60 समान भागों में बांटा जाता है। इसका एक भाग 1 मिनट होता है। अधिक कोणीय परिशुद्धता के लिए 1 डिग्री को समान भागों में बांटा जाता है। भाग 1 मिनट है। उदाहरण के लिए 30 डिग्री, 15 मिनट और 20 सेकंड पढ़ा जा सकता है। कोणीय भागों के उदाहरण: एक पूर्ण वृत्त जो होता है वो आपका 360 डिग्री होता है, और एक अर्धवृत्त जो होता है वो आपका 180 डिग्री होता है, और 1/4 जो होता है वृत्त समकोण कहलाता है, 90 डिग्री का होता है। अब एक अंश डिग्री, 1 डिग्री अथवा 1 डिग्री जो होता है ये वो आपका होता है 60 मिनट बराबर होता है। और मिनट के लिए आपको एक कॉमा द्वारा मिनट को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे 60 लिखा है, 60 के ऊपर एक कॉमा है तो आपका 1 मिनट है। और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। सेकंड के ऊपर 2 कॉमा होते हैं। 2 कॉमा जो है आपके सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। कोणीय मापन यंत्र, अर्धसूक्ष्म मापन। कोण की जांच करने वाले सर्वसाधारण यंत्र निम्नलिखित हैं। पहला है बेवेल अथवा बेवेल गेज, जो कि फिगर 1 में दिखाया गया है ये। दूसरा सार्वभौमिक बेवेल गेज, और तीसरा है बेवेल चांदा। तो ये आपका बेवेल गेज है, और ये जो फिगर 2 ये आपका यूनिवर्सल बेवेल गेज है, सार्वभौमिक बेवेल गेज। और जो तीसरा है आपका यह है बेवेल चांदा। देखते हैं बेवेल चांदा। बेवेल चांदा कोणीय मापन का प्रत्यक्ष यंत्र है तथा इसमें 0 डिग्री से 180 डिग्री के अंश ग्रेजुएशन बने होते हैं। इस यंत्र का इस्तेमाल करते हुए 1 डिग्री परिशुद्धता के साथ कोण मापे जा सकते हैं। तो इसके द्वारा जब हम मापते हैं तो हम 1 डिग्री की परिशुद्धता के साथ कोण को माप सकते हैं। अगला आपका बेवेल गेज। तो बेवेल गेज सीधे किसी कोण को नहीं माप सकता, इसलिए अप्रत्यक्ष कोणीय मापन यंत्र है। इसमें कोणों को सेट कर लिया जाता है और फिर इसे बेवेल चांदे द्वारा मापा जाता है। तो मतलब इसमें हम सीधे आप किसी कोण को नहीं माप सकते हैं। ये एक आपका अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है। इसमें पहले हम कोण को माप लेंगे, उसको सेट कर लेंगे, फिर उसे बेवेल चांदा पे ले जाकर चेक कर लेंगे कितना डिग्री कोण है। जैसे कि हम वर्नियर कैलिपर में करते हैं कि वर्नियर कैलिपर भी हमारा एक अप्रत्यक्ष मापी है। उसको हम पहले जॉब की माप ले लेते हैं, फिर उसको स्टील रूल पर उसका स्थानांतरण करके उसकी माप जो है उससे हम पता लगाते हैं कि कितना माप है। अगला सार्वभौमिक बेवेल गेज। सार्वभौमिक बेवेल गेज में एक अतिरिक्त ब्लेड होता है। यह उन कोणों को मापने में सहायता करता है जिन्हें साधारण बेवेल गेज से मापा नहीं जा सकता है। तो इसका उपयोग किन कोणों को मापने के लिए किया जाता है? तो जिन्हें साधारण बेवेल गेज से नहीं मापा जा सकता उनसे उसको मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और आपकी बार जो एग्ज़ाम हुए थे ITI के, आपके NCVT के, उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया था। ये वाला आपको इसमें इस तरह फिगर दे के पूछा गया था कि ये कौन सा यंत्र है, बेवेल गेज है कि यूनिवर्सल बेवेल गेज है। तो इसको आप चित्र जो है इसको अच्छी तरह से पहचान लेंगे। ये आपका बेवेल गेज होता है 2 टांगों वाला, इसमें 3 ब्लेड हैं। सॉरी, टांग नहीं, ब्लेड बोलेंगे। 3 ब्लेड हैं, तो आपका ये 1 2 3, तो आपका यूनिवर्सल बेवेल गेज है।
तो इस चित्र से भी, फिगर से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ITI एग्जाम में फिगर ओरिएंटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका बॉल पिन हैमर है या फिर क्रॉस पिन हैमर है, ये सबसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं हम क्या है कॉम्बिनेशन सेट क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन सेट विभिन्न प्रकार के कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है, जैसे विन्यास लेआउट के कार्य हुए तो कोड के मापन एवं जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कॉम्बिनेशन सेट फिगर 1 के निम्न भाग होते हैं। चांदा शीर्ष होता है, प्रोटेक्टर हेड होता है और स्क्वायर हेड होता है, सेंटर हेड होता है और रूल होती है। तो क्या होता है, जो आपका चांदा शीर्ष होता है ये होता है, प्रोटेक्टर हेड आपका ये वाला पार्ट होता है, ये पूरा जो है ये प्रोटेक्टर हेड होता है। दूसरा आपका होता है क्या, स्क्वायर हेड। स्क्वायर हेड जो होता है आपका ये होता है, जो आपको फिगर 2 दिख रहा है ये होता है आपका स्क्वायर हेड। और इसमें ये जो है इसको स्क्राइबर बोलते हैं, यहाँ पे होता है। इससे भी एक बार काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको चित्र दे देगा और यहाँ पे पॉइंट करके पूछेगा एक्स और लिखा रहेगा एक्स रूप से चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो यहाँ पे स्क्राइबर होता है। तीसरा है आपका सेंटर हेड, तो ये आपको जो होता है ये सेंटर हेड होता है, ये वाला पार्ट। और चौथी आपकी रूल, तो ये आपकी होती है रूल, जिस पे ये देखिए निशान बने हैं। तो चांदा शीर्ष प्रोटेक्टर हेड, चांदा शीर्ष जो है प्रोटेक्टर हेड का इस्तेमाल चांदा शीर्ष का इस्तेमाल घुमाकर किसी भी परिशुद्धता तक कोण को मापने एवं निशान लगाने हेतु किया जा सकता है। चांदा शीर्ष का उपयोग 1 डिग्री कोण तक की परिशुद्धता को मापने एवं निशान लगाने हेतु किया जाता है। जॉब को क्षैतिज तल में सेट करने के लिए स्पिरिट लेवल उपयोग की जाती है। तो जॉब को क्षैतिज तल में सेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो स्पिरिट लेवल का उपयोग किया जाता है। अगला है हमारे स्क्वायर हेड। तो स्क्वायर हेड क्या होता है, वर्ग शीर्ष मतलब स्क्वायर हेड में पटरी से एक मापन फलक 90 डिग्री पर और दूसरा 45 डिग्री पर होता है। इसका उपयोग 90 डिग्री एवं 45 डिग्री के कोणों को निशान लगाने एवं परीक्षण करने हेतु होता है। इसका उपयोग निर्मित वस्तु को मशीन पर सेट करने एवं खांचे की गहराई को मापने में भी किया जा सकता है। तो इसका जो एक रूल हो, जो आपका इसका पटरी होती है, इसमें एक जो कोण होता है एक तरफ वो 90 डिग्री का होता है और दूसरा जो है वो 45 डिग्री का होता है। इस तरह क्वेश्चन में आपसे पूछ लिए जाते हैं कि एक जो आपकी स्क्वायर हेड होता है तो उसमें जो एक मापन फलक 90 डिग्री का होता है तथा दूसरा फलक कितने डिग्री का होता है, तो दूसरा आपका 45 डिग्री का होता है। आगे देखते हैं सेंटर हेड। यह पट्टी की दिशा में होता है और इसका प्रयोग बेलनाकार जॉब को के केंद्र का पता लगाने हेतु किया जाता है। तो यहाँ से जैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सेंटर हेड का उपयोग क्या है, तो सेंटर हेड का उपयोग होता है किसी भी बेलनाकार सिलेंड्रिकल जॉब का केंद्र ज्ञात करने में, केंद्र का पता लगाने हेतु सेंटर हेड का उपयोग किया जाता है। उत्तम परिणाम के लिए कॉम्बिनेशन सेट को उपयोग के पश्चात अच्छी तरह साफ करना चाहिए तथा उससे उपयोग तथा भंडारण के समय कटिंग टूल के साथ मिलाना नहीं चाहिए। आगे देते हैं मापने के मानक, मेजरिंग स्टैंडर्ड, इंग्लिश एंड मीट्रिक। तो आवश्यकता, सभी भौतिक मात्राएं मानक मात्राओं में मापी जाती हैं। इकाई यूनिट, एक इकाई एक प्रकार की मानक अथवा स्थिर मात्रा को मापने के लिए उसी प्रकार की अन्य मात्रा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। मौलिक इकाई तथा व्युत्पन्न इकाई दो मुख्य वर्गीकृत हैं। पहला है मौलिक इकाई फंडामेंटल यूनिट, तो बुनियादी मात्रा की इकाई लंबाई, द्रव्यमान तथा समय कहलाती हैं। और व्युत्पन्न इकाई जो होती हैं डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं, ये वो इकाइयाँ होती हैं जो कि बुनियादी इकाइयों में से निकाली जाती हैं। मतलब इनका उपयोग करके, मौलिक जो राशि होती हैं इनका उपयोग करके ही इनको निकाला जा सकता है। और ये तो मौलिक है, ये तो फंडामेंटल है, मौलिक हैं, लेकिन ये जो हैं इनको हम बिना इनके उपयोग से नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए इनको व्युत्पन्न इकाइयाँ कहते हैं। किसी दूसरे के द्वारा व्युत्पन्न करके निकाली जाती हैं इकाइयाँ जो कि बुनियादी इकाई में से निकाली जाती हैं, मतलब जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनके द्वारा निकाली जाती हैं तथा मौलिक इकाइयों से स्थिर संबंध रखती हैं तथा उनसे संबंध भी रखती हैं। उदाहरण जैसे क्षेत्रफल है, आयतन है, दबाव है, बल है इत्यादि। उदाहरण क्षेत्रफल, आयतन, दबाव, बल आदि। इकाई की प्रणाली, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो क्या सिस्टम है देखते हैं। FPS प्रणाली एक ब्रिटिश प्रणाली है जिसमें बुनियादी इकाई लंबाई,
द्रव्यमान तथा समय की फुट, पाउंड तथा सेकंड है। तो F से आपका फुट है, P से पाउंड है और S से सेकंड है। तो यहाँ से FPS का फुल फॉर्म ये आप इसको देख लेंगे, फुट, पाउंड तथा सेकंड। FPS पद्धति का ये फुल फॉर्म है। अगला CGS पद्धति। CGS प्रणाली यह एक मीट्रिक प्रणाली है जिसमें लंबाई, द्रव्यमान तथा समय की बुनियादी इकाइयाँ सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकंड में होती हैं। तो यहाँ CGS का फुल फॉर्म हो गया सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकंड। अगला है SI MKS प्रणाली, MKS पद्धति। यह एक अन्य मीट्रिक प्रणाली है जिसमें लंबाई, द्रव्यमान तथा समय की बुनियादी इकाई मीटर, किलोग्राम तथा सेकंड क्रमशः होती है। तो यहाँ से MKS में M का मतलब मीटर है, K का मतलब किलोग्राम और तथा S का मतलब सेकंड है। तीनों प्रणाली में S का मतलब सेकंड ही है। तो जो समय की इकाई है वो तीनों जो सिस्टम है उसमें सेकंड ही है। SI इकाइयाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इकाइयों से निर्दिष्ट की जाती हैं जो कि अन्य मीट्रिक प्रणाली है तथा इसकी बुनियादी इकाइयाँ उनके नाम तथा चिन्हन टेबल संख्या 1 में दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे आधारभूत मात्रा है, मीट्रिक इकाई है और ब्रिटिश इकाई है। तो यहाँ पे लंबाई की जो मीट्रिक इकाई है वो है मीटर, जिसको चिन्ह जो है वो M है, और ब्रिटिश में फुट है जिसे F से दर्शाते हैं। द्रव्यमान का किलोग्राम है जिसे kg से दर्शाते हैं। पाउंड है उससे P से दर्शाते हैं जो कि ब्रिटिश सिस्टम में। और समय को मीट्रिक सिस्टम में सेकंड से दर्शाते हैं और इस नाम जो सेकंड है और इसका जो चिन्ह है वो S है। और इसका ब्रिटिश सिस्टम में भी इसका सेकंड ही है। समय की जो इकाई है वो तीनों सिस्टम में सेकंड ही है। अगला करंट का, तो करंट का जो होता है एम्पियर वो है और इसका जो चिन्ह है वो A है। और इसका ब्रिटिश सिस्टम में भी एम्पियर का एम्पियर ही है और A ही है। ताप का केल्विन है K से और यहाँ ताप का है फ़ारेनहाइट F डिग्री। प्रकाश तीव्रता का कैंडेला है CD और यहाँ पे भी कैंडेला है CD। मौलिक इकाई तथा व्युत्पन्न इकाइयों के दो मुख्य वर्ग हैं, लंबाई, भार तथा समय। सभी पद्धति में जैसे FPS, CGS, MKS तथा पद्धति में मौलिक इकाइयाँ हैं। आगे देखते हैं हम सतही गेज, सरफेस गेज। तो क्या है सरफेस गेज? सतह सरफेस गेज सर्वसाधारण चिन्हन औजार में से एक है जिसका प्रयोग निम्नलिखित के लिए होता है। तो ये जो हमारा एक है वो है चिन्हन टूल है, चिन्हिंग मार्किंग टूल है। डेटम सतह के समानांतर रेखाएं खींचने के लिए, ये फिगर 1 में आपको डेटम सतह है, इसके समानांतर रेखाएं खींचने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। मशीन पर डेटम सतह के समानांतर जॉब को स्थापित सेट करने के लिए किया जाता है। इसको जॉब को से यहाँ पे सेट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है। अगर जॉब की ऊंचाई एवं समानांतरता की जांच करने तथा मशीन स्पिंडल के संकेंद्र में जॉब सेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये लेख का चक है। इस पर जब हम जॉब को सिलेंडर जॉब को लगाते हैं तो इसका जो सेंटर ज्ञात करने के लिए, ताकि जब हम इस पर हमारी जो प्रोसेसिंग है लेथ मशीन पर, चाहे हम टर्निंग कर रहे हैं, टेपर टर्निंग है, जो भी क्रिया कर रहे हैं, तो उसके लिए जो जॉब है हमारा जो वर्क पीस है सिलेंड्रिकल, इसका एक सेंटर में होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सेंटर ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ये सतही गेज का। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सरफेस गेज। तो सरफेस गेज स्क्राइबिंग ब्लॉक, इसे स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, पहला है स्थिर फिक्स टाइप, दूसरा यूनिवर्सल सार्वभौमिक टाइप। तो देखते हैं क्या होता है सरफेस गेज फिक्स टाइप। फिगर 4 में आपको फिक्स टाइप का दिखाया गया है। इसमें देखिए ये जो है ये आपका स्क्राइबर होता है, ये जो नट है ये देखिए नट है, और ये जिस पर नट लगा होता है ये भाग को कुछ नग कहते हैं। ये जो लंबा आपका भाग है इसे स्पिंडल कहते हैं, और ये आपका बेस होता है, आधार, जिस पे पूरा ये जो है स्थिर होता है। स्थिर प्रकार के सतह गेज में एक भारी सपाट आधार होता है और उस पर सीधा ऊर्ध्वाधर ढंग से एक स्पिंडल लगा रहता है। इस पर स्नग एवं क्लैंप नट की सहायता से एक खुरचनी स्क्राइबर लगाई जाती है। देखिए स्नग और देखिए यहाँ पर लिखा है क्लैंप नट की सहायता से तथा स्नग की सहायता से एक स्क्राइबर लगाया जाता है। ये देखिए कि ये स्नग है और ये नट है, इसकी सहायता से हमने स्क्राइबर को लगाया है यहाँ पे। अगला है सार्वभौमिक सतह गेज, यूनिवर्सल सरफेस गेज। इसमें निम्नलिखित अतिरिक्त विशेषताएं होती हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। स्पिंडल किसी भी दिशा में व्यवस्थित किया जा सकता है, मतलब इसका जो स्पिंडल है
ये जो स्पिंडल है इसको हम किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। स्पिंडल किसी भी दिशा में व्यवस्थित किया जा सकता है तथा परिष्कृत बारीक संयोजन शीघ्रता से किया जाता है। मतलब जो सूक्ष्म जो इसका एडजस्टमेंट है, परिष्कृत सूक्ष्म एडजस्टमेंट है वो शीघ्रता से मतलब तुरंत आज जल्दी से किया जा सकता है। तीसरा जो है वो है बेलनाकार सतहों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका इस्तेमाल जो है हम वो सिलेंड्रिकल जगह पर भी कर सकते हैं। यूनिवर्सल सरफेस गेज के भाग तथा कार, ये कास्ट आयरन या स्टील का बना होता है, ये आप याद रख लेंगे। मटेरियल तो हर जितने भी आपके टूल्स हैं फिटर थ्योरी में सबके मटेरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना कि कौन सा मटेरियल कौन सा टूल्स आपका किस मटेरियल का बना होता है, कौन कास्ट आयरन का होता है, कौन स्टील का होता है, कौन हाई कार्बन स्टील का होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तथा इसके तल में एक वी ग्रुप कटा होता है। यह वी ग्रुप किसी गोल आकार के कार पर भी इसकी सतह को लगाने में भी सहायता होता है। तो यहाँ पे वी ग्रुप है, अगर कोई गोल सतह है वहाँ पर भी ये फिक्स हो जाएगा, इसलिए इसका वी ग्रुप होता है। यह वी ग्रुप किसी गोल आकार के कार पर भी इसकी सतह को लगाने में भी सहायता होता है। बेस में गाइड पिन फिट रहती है जिसके द्वारा किसी भी डेटा में ऐसे लाइनें खींची जा सकती हैं। तो आइए देखते हैं इसके पार्ट देख लेते हैं क्या है। ये देखिए ये आपका स्नग है। स्नग आपका साधारण फिक्स टाइप में भी था, क्लैंपिंग नट भी उसमें था। स्क्राइबर देखिए इसमें स्क्राइबर जो है इधर तरफ भी आपका है, उसमें देखते हैं उसमें कैसा था। उसमें स्ट्रेट है, देखिए सीधा स्क्राइबर है, और इसमें इधर एक मुड़ा हुआ स्क्राइबर है। अगला ये देखिए ये आपका स्पिंडल है, ये आपका रॉक, ये जो है ये आपकी रॉकर आर्म है, ये जो है आपका गाइड पिन है, ये आपका बेस है, और ये जो है ये आपका फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है, और ये आपका वी ग्रूव है। रॉकर आर्म, तो रॉकर आर्म बेस से एक स्प्रिंग तथा फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू से जुड़ा रहता है जो कि सूक्ष्म संयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो रॉकर आर्म जो है हमारा इसका उपयोग किया जाता है, वो सूक्ष्म एडजस्टमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर स्पिंडल यह रॉकर आर्म से जुड़ा होता है, ये स्पिंडल, ये देखिए स्पिंडल है, ये रॉकर आर्म है, रॉकर आर्म है ये हमारी, इससे स्पिंडल हमारा जुड़ा है। अगला स्क्राइबर, यह एक स्नग तथा क्लैंपिंग नट की मदद से स्पिंडल पर किसी भी जगह क्लैंप किया जा सकता है। जो हमारा स्क्राइबर है वो स्नग तथा क्लैंपिंग नट की वजह से स्पिंडल पर किसी भी जगह क्लैंप किया जा सकता है। मतलब इसको जो है हम इसको यहाँ से हम सरका के ऊपर भी ले जा सकते हैं तथा नीचे भी ले जा सकते हैं, इसलिए तो क्लैंपिंग नट है यहाँ पे। अगला है हमारा देखभाल तथा रख रखाव, केयर एंड मेंटेनेंस। तो प्रयोग से पूर्व तथा पश्चात इसको साफ करना चाहिए। बेस के निचली सतह पर तेल की पतली सी परत लगाकर इसका प्रयोग करना चाहिए। अगर आवश्यक हो तो स्क्राइबर की धार लगा लेनी चाहिए। मार्किंग करते समय अधिक दबाव भी नहीं देना चाहिए। अगला जो हमारा टॉपिक है ये है चीजल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए हम चलते हैं कोल्ड चीजल पढ़ते हैं। ठंडी छेनी हाथ का एक कर्तन औजार है। ये हमारा एक हैंड टूल है जो किसी फिटर द्वारा चिपिंग एवं कर्तन जैसे संक्रियाएं हेतु प्रयोग की जाता है। तो इसका उपयोग हम चिपिंग करने के लिए करते हैं। चिपिंग क्या होती है, जैसे कि ये आपका मेटल है, इस पर जब हम चीजल से और हैमर का उपयोग करके जब इसको निकालेंगे, अगर हम अतिरिक्त जो हमारा मटेरियल है उसको निकालेंगे तो यहाँ से मारेंगे और फिर ऐसे मारेंगे तो यहाँ से चिप्स, छोटे छोटे चिप्स के फॉर्म में जो धातु है वो निकलती है, उसी को चिप कहते हैं और यह प्रक्रिया को चिपिंग कहते हैं। तो इसका उपयोग चिपिंग एवं कर्तन जैसे संक्रिया हेतु प्रयोग किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये चिप्स के फॉर्म में, देखिए चिप्स के फॉर्म में निकल रहा है। किसके फॉर्म में? चिप्स के फॉर्म में। चिपिंग वह संक्रिया जिसमें अतिरिक्त पदार्थ को हटाने हथौड़े एवं छेनी की सहायता से काटकर हटाया जाता है। चिपिंग की गई सतह खुरदरी होती है जिसको रेत कर चिकना किया जाता है। ठंडी छेनी के अंग, पार्ट ऑफ चीजल। तो चीजल के भाग देखते हैं। यह हेड कहलाता है, ये बॉडी है, ये आपका पॉइंट है। नोक धार वाला, नोक वाला जो होता है भाग उसे पॉइंट कहते हैं। एक छेनी में निम्नलिखित अंग होते हैं: शीर्ष, हेड, बॉडी, नोक अथवा कर्तनधार, पॉइंट और कटिंग एज। छेनियाँ उच्च कार्बन इस्पात अथवा क्रोम वेनेडियम इस्पात की बनाई जाती हैं। देखिए इसे मैंने पहले हाईलाइट करके रखा है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छेनी का मटेरियल आपसे काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो छेनियाँ आपकी हाई कार्बन स्टील की बनी होती हैं तथा क्रोम वेनेडियम स्टील की भी बनी होती हैं। छेनियों को अनुप्रस्थ काट साधारण
साधारणतः षटभुजाकार या अष्टभुजाकार होता है। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो षटभुजाकार या अष्टभुजाकार होता है। कर्तन सिरे कठोरीकृत एवं टेम्पर्ड होते हैं। तो इसके जो कर्तन पॉइंट होते हैं, ये कर्तन सिरे जो होते हैं ये हार्ड और टेम्पर्ड होते हैं। साधारण प्रकार की छेनियाँ, कॉमन टाइप्स ऑफ चीजल। साधारण प्रकार की 4 छेनियाँ होती हैं: फ्लैट चीजल, आर पर कट छेनी, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड नोज चीजल, अर्धगोलाकार नासिका छेनी, और चौथा है 1 2 3 4, चौथा है हीरा नोक छेनी, डायमंड पॉइंट चीजल। आइए देखते हैं फ्लैट चीजल क्या होता है। इसका उपयोग बड़ी सपाट सतह, जो सपाट प्लेन सतह होती हैं और बड़ी सतह से पदार्थों को हटाने एवं वेल्ड जोड़ एवं ढलाई से अतिरिक्त धातु की चिपिंग करने हेतु किया जाता है। तो इसका उपयोग फ्लैट जो भारी बड़ी फ्लैट सतह होती हैं उन पर किया जाता है। तथा जैसे वेल्ड, अब यहाँ से वेल्डिंग की है तो जैसे वेल्डिंग करने पे यहाँ पे अतिरिक्त धातु हो गई है, इसको हटाने के लिए चिपिंग द्वारा भी हम फ्लैट चीजल का उपयोग करेंगे। क्रॉस कट अथवा कैप छेनियाँ, इनका प्रयोग चाबी घाट, कीवेज, खांचे, ग्रूव्स और झिर्री काटने हेतु किया जाता है। तो जो क्रॉस कट छेनी होती हैं इनका उपयोग हम करते हैं वो जो चाबी घाट, कीवेज होता है उसमें, ग्रूव्स जो होते हैं खांचे हमारे उस पर, तथा झिर्री काटने हेतु किया जाता है। झिर्री मतलब नालियाँ काटने के लिए किया जाता है। अगला हमारा अर्धवृत्ताकार नासिका छेनियाँ, हाफ राउंड चीजल। इसका उपयोग वक्राकार खांचे, तेल नालियाँ काटने हेतु किया जाता है। तो वृत्ताकार जो हमारी हाफ राउंड चीजल होती है इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? तो इसका उपयोग हम करते हैं वक्राकार खांचे, तेल नालियाँ आदि काटने में इसका उपयोग किया जाता है। अगली हमारी डायमंड पॉइंट चीजल, इसका उपयोग कोनों, जोड़ों पर पदार्थों को चौरस करने के लिए किया जाता है। तो जो हमारे कोन होते हैं, किनारे होते हैं, तथा जो जोड़ होते हैं वहाँ पर पदार्थों को चौरस करने में इसका उपयोग किया जाता है। आइए आगे देखते हैं जालीदार अथवा पंच करने वाली छेनी, वेब चीजल या पंचिंग चीजल। श्रृंखला ड्रिलिंग, चैन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो चैन ड्रिलिंग क्या होती है? जैसे हमारा वर्क पीस है लोहे का, अब इस पर हमने ड्रिल करना स्टार्ट किया तो हमने एक ड्रिल यहाँ पे किया, फिर एक ये किया, फिर एक ये किया, फिर ये जैसे ड्रिल किया। इसके बाद जब हम मेटल को हटाएंगे तो हमने ये जो वेब चीजल होती है उसको यहाँ पे रखा, यहाँ से हथौड़े से वार किया, ये से किया यहाँ पे। इसको हटाएंगे तो वेब चीजल का उपयोग करेंगे। जैसे ये वर्क पीस है, ये हमने छेद किया, ये चैन ड्रिलिंग है। चैन ड्रिलिंग मतलब लगातार एक, ये इस तरह हमने चैन ड्रिलिंग की। अब इसके जो बीच का मटेरियल हटाना है तो ये वेब चीजल यहाँ पे लगा के मारेंगे, ये मटेरियल हटेगा। फिर यहाँ पे इस प्रकार जो होता है उसे वेब से चैन ड्रिलिंग कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया, ये एक ड्रिल किया, फिर हमने ये ड्रिल किया, फिर ये ड्रिल किया, फिर बीच में यहाँ पे ये देखिए ये 2 छेदों के बीच का जो मटेरियल है उसको हटाने के लिए वेब चीजल का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं छेनी की विशिष्टियाँ। इसकी जो विशिष्टियाँ हैं, स्पेसिफिकेशन है क्या है? जो इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो है लंबाई के अनुसार, लेंथ, कर्तन सिरे की चौड़ाई और प्रकार, टाइप के अनुसार बॉडी के अनुप्रस्थ काट के द्वारा वर्णित किया जाता है। अगला चीजल छेनी का कोण, एंगल ऑफ चीजल। तो नोक, कोण एवं पदार्थ। छेनी का सही नोक, कर्तन कोण, पॉइंट एंगल, बीटा जो है चिपिंग किए जाने वाले पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है। मृदुल पदार्थ हेतु हल्के कोण और कठोर पदार्थ हेतु चौड़े कोण दिए जाते हैं। सही कोण और कोण के झुकाव से सही रेख एवं अंतर कोण बनता है। ये देखिए फिगर 1 में आपको यहाँ पे देखिए ये जो बीच ये जो कोण बनता है इससे कौन सा कोण कैसे कहते हैं हम? यहाँ पर आपको दिखाया गया है करेक्ट इंक्लिनेशन। तो ये जो करेक्ट इंक्लिनेशन, जो यहाँ पे इंक्लिनेशन एंगल है वो एकदम करेक्ट है, उसी तभी जो है एकदम एक सीधी रेखा में इसकी चिपिंग हो रही है पदार्थ की। अगला देखते हैं रैक कोण। रैक कोण जो है रैक कोण गामा कर्तन नोक के ऊपरी फलक एवं कर्तन धार की कर्तन सतह के लंब के बीच का कोण है, जो कि फिगर 2 में दर्शाया गया है। ये देखिए फिगर 2 में ये जो कोण है ये हमारा जो पदार्थ है जॉब है, इस पर जो चिपिंग हो रही है
ये हमारी जो लंबवत है, और ये जो हमारा ये है चीजल के यहाँ से जो ऐसा कोण बनता है, इसके बीच के कोण को रैक कोण कहते हैं। आगे देखते हैं, रैक कोण हो गया। अब हमारा क्लीनेस एंगल, अवकाश कोण। अवकाश कोण अल्फा नोक के निचले फलक एवं कर्तन धार से शुरू होकर कार जॉब से स्पर्श रेखा के बीच का कोण होता है। ये जो है आपका ये जॉब हमारा जॉब का हिस्सा होता है ये, और ये यहाँ बीच ये जो कोण बनता है, इसी कोण को हम कहते हैं, यहाँ से ये वाला कोण और ये वाला कोण। एक मिनट आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ मैं। ये जो यहाँ से ये जो गया है ये, और इसके बीच के कोण को, ये जो ये रेखा है हमारी जॉब वाली, इसके बीच का कोण जो अल्फा होता है, इसे कहते हैं क्लीयरेंस एंगल। और ये वाला जो कोण होता है ये हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल कहलाता है। इस दशा में कर्तन धार जॉब कार में नहीं घुस सकेगी और छेनी फिसल जाएगी। यदि अवकाश कोण बहुत बड़ा है तो रैक कोण घटता है, कर्तन धार जॉब कार में प्रवेश करता है और कर्तन कार धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो मतलब यहाँ पे यदि अवकाश कोण जो है आपका क्लीनेस एंगल है वो बहुत बड़ा होगा तो रैक कोण घट जाएगा, और कर्तन धार जो है वो जॉब कार में घुस जाएगी, प्रवेश करेगी, और कर्तन कार धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अगला क्रोनिंग। तो छेनी के कटिंग बिंदु में हल्की सी वक्रता बनाई जाती है, उसे क्रोनिंग कहा जाता है, जिसके कारण से कोणों में काटने के वक्त छेनी का कटिंग बिंदु टूटता नहीं है और चिपिंग करते समय छेनी आसानी से चला पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये तालिका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें है आपका काटे जाने वाला जो पदार्थ है ये दिया है, पॉइंट एंगल दिया है, और कोण का झुकाव दिया है। तो उच्च कार्बन इस्पात मतलब हाई कार्बन स्टील का 65 डिग्री, और जो कोण का झुकाव है वो होगा 39.5 डिग्री। अगला है ढलवा लोहा कास्ट आयरन, इसके लिए 60 डिग्री और ये 37 डिग्री। अगला है मृदु इस्पात माइल्ड स्टील, इसके लिए 55 डिग्री और झुकाव कोण 34.5 डिग्री। अगला है पीतल ब्रास, इसके लिए 50 डिग्री तथा झुकाव कोण 32 डिग्री। तांबा कॉपर है, इसका पॉइंट एंगल 45 डिग्री तथा झुकाव कोण 29.5 डिग्री। एल्यूमिनियम का आपका पॉइंट एंगल 30 डिग्री तथा झुकाव कोण 22 डिग्री। इसको याद करने की जो इजी ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उच्च कार्बन इस्पात जिसको हम हाई कार्बन स्टील बोलते हैं, तो इसे हम एच से दर्शा सकते हैं। एच हो गया, ठीक है, एच हो गया। एक मिनट, आपका उच्च कार्बन इस्पात जो है आपका हाई कार्बन स्टील से हम एच से दर्शा सकते हैं। एच, ये आपका एच हो गया। आपका ढलवा लोहा कास्ट आयरन को हम सी से दर्शा सकते हैं, कास्ट आयरन। मृदु इस्पात माइल्ड स्टील एम एस, तो इसे हम एम से दर्शा सकते हैं। पीतल आपका ब्रॉस है, इसे बी से दर्शा सकते हैं। तांबा जो है आपका कॉपर है, इसे सी से दर्शा सकते हैं। और जो एल्यूमिनियम है इसे ए से दर्शा सकते हैं। तो इसकी जो ट्रिक बनती है ये होती है HCM, ये आपको 3 याद करने हैं, HCM और फिर यहाँ से BCA, तो ये आपको याद रट लेना है, HCM BCA, ये आपकी ट्रिक है। यहाँ पे ये आपकी ट्रिक हो जाएगी याद करने की। अगर आप वैसे रट सकते हैं तो भी सही है, और अगर ऐसे रटना चाहेंगे तो ये आपको, मैंने तो ऐसे ही याद किया था, HCM BCA। एच से हाई कार्बन स्टील, सी से कास्ट आयरन, एम से माइल्ड स्टील, बी से ब्रॉस, सी से कॉपर, ए से एल्यूमिनियम। और जिसका ये याद करना है आपको, एंगल याद करना है, वैसे याद करना है कि 65 से 65 से शुरू होगा, 65 से, और सब में 5-5 कम होते जाएगा, और लास्ट वाले में जो है आपका वो डायरेक्ट आपका कितना कम होगा, 15 कम हो जाएगा। लास्ट वाले में आपका 15 डायरेक्ट कम हो जाएगा। कैसे, तो देखते हैं। 65 से 5 गया कितना आया, 60, 60 से 5 गया 55, 55 से 5 गया 50, 50 से 5 गया 45, 45 से 15 गया 30। तो इसको याद करने का ये 65, 60, 55, 50, 45, 30, 65, 60, 55, 50, 45, 30। और जो इसका आपको जो इस मेटल, ये जो काटने वाला पदार्थ है, पदार्थ को याद करने के लिए आपको जो ट्रिक है ये आप याद कर लेंगे, HCM BCA। तो आपकी बहुत आसान ट्रिक है। अगर 2-4 बार अगर इसको पढ़ लिए, एक बार दोहरा लेंगे अपने मन में, बोल लेंगे, तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, HCM BCA।
एच से हाई कार्बन स्टील, सी से कास्ट आयरन, एम से माइल्ड स्टील, बी से ब्रॉस, सी से कॉपर, ऐसे एल्यूमिनियम, HCm, BCa। 65, 60, 55, 50, 45, 30। और ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ जाएगा। 39.5 डिग्री, 37 डिग्री, 34.5 डिग्री, 32 डिग्री, 29.5 डिग्री, 22 डिग्री। अगर आप इसको तो आप अगर तीन बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। या आप 5 बार अगर इसको आपको पढ़ लेंगे सोच समझ के, ध्यान लगा के, तो आपको याद हो जाएगा। अब इसके देखभाल और रखरखाव को देखते हैं, क्या है इसका केयर एंड मेंटेनेंस। तो उपयोग करने से पहले चीजल को तेज करें, जंग से बचने के लिए तेल लगाएं, मशरूम युक्त चीजल का प्रयोग ना करें। तो ये मशरूम युक्त चीजल क्या होता है, जैसे ये हमारा चीजल है, इसका ये चीजल का हेड है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ हेड इसका। जैसे ये आपका हेड है, आप ये वाला मान लीजिए, ये वाला। तो जब इसमें ये जो होता है ये थोड़ा इस प्रकार का हो जाता है, गोलाकार मशरूम टाइप का बन जाता है, इसे हम बोलते हैं मशरूम हेड। इसमें क्या होता है, जब हम इस पर हैमर से चोट मारते हैं तो हैमर फिसलने का खतरा रहता है, जिससे चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। उसको हमको हटाने के लिए उसमें हम ग्राइंडर द्वारा ग्राइंडिंग करके इसे हम फ्लैट कर लेते हैं, इस प्रकार बना लेते हैं, जिससे कहते हैं मशरूम को हटाना। इसी को यहाँ पे कहा गया है कि मशरूम युक्त चीजल का प्रयोग ना करें। तो उसको क्या करना चाहिए, आपको ग्राइंडर से मशरूम को हटा लेना है, मशरूम हेड को हटा लेना है, ग्राइंडर करके उसको फ्लैट बना लेना है। अगला, चिपिंग करते समय सुरक्षा चश्मे का उपयोग करें। तो चिपिंग जब आप करेंगे तो उसमें गॉगल्स लगा के रखेंगे, क्योंकि चिप्स उड़ के आपकी आँख में आ सकती है, जिससे काफ़ी दुर्घटना हो सकती है। चिपिंग करते समय ध्यान से कार्य करें। छेनी के सिरे पर कोई चिकना पदार्थ ना लगाएं, तेल या कोई भी चिकना पदार्थ जिससे छेनी स्लिप हो जाए, उस तरह का सामान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगला हमारा है साधारण गहराई गेज। इसको हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आपको छेनी को तेज करना और सब अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझको भी आगे इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।